नमस्कार साथियों, आज हम ताम्रपाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में कैलकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं, है ना। ताम्रपाषाण संस्कृति, जिसको अंग्रेजी में कैलकोलिथिक कल्चर भी कहते हैं, आज उसका हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हमने पाषाण काल का अध्ययन किया था, है ना। पत्थर के औजारों से किस तरीके से मानव अपनी गतिविधियों को संचालित करता था, है ना। तो आज हम ताम्रपाषाणिक संस्कृति का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं कि तांबा पहली धातु थी जिसको मानव ने प्रयोग किया, ठीक है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में तांबा 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3200 ईसा पूर्व के मध्य में जो है प्रचलन में आया। उसके बाद देखेंगे कि सबसे पहले तांबे के उपकरण उत्तर प्रदेश में जो है कानपुर के बिठूर से मिलते हैं, तांबे की वर्ची। और तांबे की सबसे बड़ी जो ताम्र निधि जिसको बोलते हैं कॉपर होर्ड्स, ये हमें गुंगेरिया मध्य प्रदेश से मिलती है। पहले ये जान लेते हैं, इसके साथ ही साथ ये भी जानना हमें ज़रूरी है कि जो ताम्रपाषाण काल है वो कालक्रम और तकनीकी दृष्टि से उसकी क्या स्थिति है भारतीय इतिहास में। तो देखेंगे तकनीकी दृष्टि से तांबा जो है कांसे की पूर्व अवस्था है, और चूंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कांसा, तांबा और टिन मिलाकर बनाया जाता था, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके से होता था। तो तांबा कांसे की पूर्व अवस्था है, इसलिए तकनीकी दृष्टि से तांबे को हड़प्पा सभ्यता से पहले रखा जाता है, ठीक है। लेकिन कालानुक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो ताम्रपाषाणिक जो सभ्यता है या संस्कृति है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है। उदाहरण के तौर पे देखेंगे कि जो प्राक हड़प्पा सभ्यता है, ये जो प्राक हड़प्पा जो स्थल हैं, तो वो ग्रामीण स्थल हैं। और यहाँ पर देखेंगे जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है ये भी ग्रामीण संस्कृति है, जबकि हड़प्पा संस्कृति कैसी है, नगरीय संस्कृति है, नगरीय सभ्यता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके कुछ स्थल जो है, प्राक हड़प्पा के स्थल जो है ताम्रपाषाणिक संस्कृति से जो है संबंधित हैं। और देखेंगे कुछ स्थल इसके जो हैं, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके समकालीन है। जैसे देखेंगे गणेश्वर है, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन था। कायथा है, ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है। और फिर देखेंगे आप कि जो परवर्ती हड़प्पा यानी कि उत्तर हड़प्पा के कुछ स्थल हैं जो ताम्रपाषाणिक स्थल से संबंधित है। जैसे दाइमाबाद है, ये उत्तर हड़प्पा को भी रिप्रेजेंट करता है और ताम्रपाषाणिक स्थल भी है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं इसकी जो मूल बातों पर कि भाई क्या क्या इसका मेन चीज़ें हैं। तो देखते हैं, पहली चीज़ है तांबा प्लस पत्थर। तांबा और पत्थर के उपकरण को समान रूप से यहाँ पर क्या है, मानव के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ये दो तरीके के उपकरण यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है, इसलिए इसको ताम्रपाषाणिक कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये इसकी कुछ जो मुख्य विशेषता है इसमें कौन से होंगे, काले व लाल मृदभांड, ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर कौन से मृदभांड बनेंगे, काले और लाल मृदभांड बनेंगे, ठीक है। फिर आप देखेंगे ग्रामीण संस्कृति है ना। और इस संस्कृति के में कुछ जो इसकी अन्य चीज़ें आएंगी वो अलग अलग स्थानीय विशेषताओं के साथ होंगी। और सबसे पहले जो ग्रामीण समुदाय है वो इसी काल में बनता है। क्या है, ग्रामीण समुदाय इसी कालखंड के हैं। और देखेंगे कृषक समुदाय, जो वर्तमान रूप में देखते हैं। तो कृषक समुदाय और ग्रामीण जो समुदाय है वो ताम्रपाषाण काल में ही
बनते हैं। हालांकि कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हो जाती है, लेकिन सही मायने में अगर देखेंगे तो कृषि जो है ताम्रपाषाण काल में ही सही तरीके से स्थापित होती है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर कालीलाल मृदभांड बताया, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर चित्रित मृदभांड होंगे, है ना, चित्रित, चित्र बने होंगे उस पर, चित्रित मृदभांड होंगे। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे गेरुबरणी मृदभांड, ये यहाँ पर बनते हैं, इसको OCP बोलते हैं, है ना, गेरुबरणी मृदभांड। तो ये तो इसकी मुख्य बातें हो गई। मैंने आपको बता दिया था कि सबसे बड़ी ताम्र नदी भारत में कहाँ मिली है, गुंगेरिया मध्य प्रदेश में मिली है, और सबसे पहले तांबे के उपकरण कहाँ मिले हैं, कर्नाटक में एक जगह है बिठूर, वहाँ पर मिले हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इतिहासकार हैं उनको तांबे को लेकर क्या क्या उनके मत रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे V.A. स्मिथ, V.A. स्मिथ, B.A. स्मिथ महोदय सबसे पहले ताम्र नदियों के संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताम्र नदियों के विषय में सबसे पहले जो मुद्दा उठाते हैं विंसेंट स्मिथ उठाते हैं। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। फिर है हाइन गेल्डर्न, है ना, एक दूसरे विद्वान हैं। ये ताम्र संस्कृति या ताम्र नदियों का संबंध आर्यों से जोड़ते हैं, यानी कि वैदिक सभ्यता से जोड़ते हैं, है ना। तो शुरू में तो इनके मत को मान्यता मिलती है, लेकिन बाद में इनके मत को मान्यता नहीं मिलती है। फिर देखेंगे एक अगले विद्वान है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट अपनी पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, उसमें ये बताते हैं कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोग हैं ये हड़प्पा सभ्यता से विस्थापित हुए हैं और वो अलग अलग जगह फैल गए और उन्होंने तांबे के उपकरण को बनाया। ठीक है, ये बताते हैं स्टुअर्ट पिगट। फिर आप देखेंगे गार्डन चाइल्ड एक विद्वान है। तो ये क्या कहते हैं, इनकी एक पुस्तक है व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, है ना, व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री। इसमें तांबे के प्रयोग और उसके लाभ के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गए कुछ विदेशी जो इतिहासकार विद्वान कह सकते हैं। फिर है B.B. लाल, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो B.B. लाल का नाम आता है। B.B. लाल ने सबसे ज़्यादा ताम्र जो कह सकते हैं ताम्रपाषाणिक संस्कृति के विषय में सबसे ज़्यादा जो कार्य है B.B. लाल का है। और आप देखेंगे जो आहार संस्कृति है उसका एक स्थल है गिलुंद, उसका ये खोज करते हैं। ठीक है, B.B. लाल। तो ये 5 विद्वानों के चीज़ों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और विशेषकर ये वाला पूछा गया है हाइन गेल्डर्न वाला। ठीक है, अगला चलते हैं। अब देखते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बीच संबंध। ये डिस्कशन के लिए है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे कि जो ताम्रपाषाणिक स्थल हैं क्या अचानक आ गए या फिर उनका कोई रिलेशन है नवपाषाण काल से। तो देखेंगे यहाँ पर 3 तरीके की स्थिति उभर कर आती है। पहली स्थिति क्या है,
पहली स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि कुछ जो नवपाषाणकालीन स्थल हैं वो ताम्रपाषाणिक चरण में पहुंच ही नहीं सके और नवपाषाण काल में ही वो विलीन हो गए। समझ रहे हैं, यानी कि ताम्रपाषाणिक अवस्था में नहीं जा पाए। तो ये पहली अवस्था तो ये हो गई। दूसरी अवस्था ये है, देखेंगे कि भारत के उत्तर पश्चिम, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र और दक्षिण के क्षेत्र में जो कुछ नवपाषाण कालिक स्थल ऐसे थे जो नवपाषाण काल से सीधे ताम्रपाषाणिक संस्कृति की ओर बढ़े। समझ रहे हैं, तो ऐसे स्थल को कहा जाता है नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, है ना। इस तरीके के स्थल को क्या कहा जाता है? नवपाषाण काल डैश ताम्रपाषाण काल, जो सेकंड इसकी बात है। इसमें देखेंगे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे कौन आ जाएगा, कौन से स्थल होंगे, जैसे बिहार में है चिरांद है, ठीक है, सेनुआर है। इस तरीके के स्थल आप देखेंगे कि चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल भी है। अगर देखेंगे आप यहाँ पर तो पूर्वी भारत के क्षेत्र में आता है, तो ये ताम्रपाषाणिक अवस्था में भी ये दिखाई देता है, ठीक है। और सेनुआर का भी यही स्थिति है, सेनुआर की भी, ठीक है। तीसरी देखेंगे हम बात कि कुछ ऐसे स्थल जो नवपाषाणकालीन हैं ही नहीं, है ना, वो डायरेक्ट ताम्रपाषाण युग में दिखते हैं। जैसे जौरवे संस्कृति के स्थल हैं, समझ रहे हैं, मालवा जो संस्कृति के स्थल हैं। तो ये तीन अवस्थाएं हमें यहाँ पर समझ में आती हैं। तो जो सेकंड फेज है यही नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के बीच के संबंध को दर्शाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण काल के स्थलों के बीच में क्या रिलेशन है ना। सैंदव सभ्यता, तो सैंदव सभ्यता के देखेंगे जो प्राक पहली स्थिति देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को स्थलों की जो है या फिर नगरीकरण के पैमाने के आधार पर या उसके मानक के आधार पर उसको तीन भागों में बांटा गया है। जैसे प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। जो प्राक हड़प्पा वाले जो स्थल हैं वो उसको ग्रामीण संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली वाली स्थिति में आप देखेंगे जो सैंदव सभ्यता के जो प्राक हड़प्पा जो स्थल हैं वो ताम्रपाषाण कालीन स्थल से भी संबंधित हैं, यानी कि वो ताम्रपाषाणिक काल के स्थल हैं। कुछ स्थल आप देखेंगे कि जो सैंदव सभ्यता के कुछ स्थल जो अगर देखेंगे जो उसका सेकंड फेज है, हड़प्पा सभ्यता का जो सेकंड फेज है, तो उससे ये मिलते हैं। जैसे देखेंगे आप गणेश्वर, गणेश्वर कैसा स्थल है कि हड़प्पा के समकालीन स्थल था, समझ रहे हैं, और वो तांबा आपूर्ति करता था हड़प्पा सभ्यता के लिए। ये सेकंड वाला बता दिया। फिर थर्ड फेज में आप देखेंगे कि कुछ परवर्ती जो हड़प्पा के स्थल हैं और वो ताम्रपाषाण काल से भी संबंधित हैं। जैसे देखेंगे जौरवे संस्कृति के स्थल यहाँ पर दिखाई देंगे। तो इस तीन तरीके की जो है स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित हैं। अगला चलते हैं, अब एक एक करके हम चीज़ें लेकर चलते हैं कि जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति जो है उसकी कौन कौन सी संस्कृतियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। तो पहला है जोधपुरा और गणेश्वर संस्कृति, ठीक है। ये पूर्वी राजस्थान में है, पूर्वी राजस्थान में थी ये। इसको समझना जरूरी है। देखेंगे जो जोधपुरा है, जोधपुर नहीं समझना है इसको, जोधपुरा इस संस्कृति का पहला स्थल है और ये साहिबी नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेंगे लाल व नारंगी
मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके अलावा देखेंगे पायदार तस्तरी मिल रही है, पायदार तस्तरी यानी कि प्लेट यहाँ से मिलती है। फिर आप देखेंगे गणेश्वर को लेकर, ये तो बात हुई बताई जोधपुरा को, अब गणेश्वर में क्या क्या मिलेगा। गणेश्वर में हम देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल, इसमें 3 तरीके की चीज़ें हमें नजर आएंगी। पहला है, 3 चरण है यहाँ पर। पहला है आखेटक और जो है खाद्य संग्रह की भूमिका में होंगे। ठीक है, पहले वाले इसमें। दूसरी स्टेज देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तांबे का प्रयोग होना शुरू हो जाएगा, तांबे का प्रयोग शुरू होता है यहाँ पर, ये राजस्थान का ही स्थल है। थर्ड फेज में देखेंगे कि तांबे के बहुत ज़्यादा उपकरण बनने लगेंगे, तांबे के उपकरण बनने लगेंगे, ध्यान रखेंगे। और मृद भांड भी, मृद भांड बनने लगेंगे, मिट्टी के बर्तन भी इसमें बनने लगेंगे। ठीक है, आप देखेंगे गणेश्वर एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के लिए तांबा निर्यात करता था, लेकिन स्वयं कांस्य युगीन सभ्यता के जो मानक हैं उस पर ये खरा नहीं उतरता था, यानी कि कह सकते हैं ये कांसे की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया था और ये ग्रामीण अवस्था तक ही बना रहा। तो देख लिया आपने जोधपुरा और गणेश्वर के बारे में। ठीक है, तो ये जोधपुरा गणेश्वर संस्कृति इसको कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थान की संस्कृति थी। अगले चलते हैं। अब इसका जो राजस्थान की दूसरी संस्कृति है उसको बोलते हैं आहार ऑब्लिक बनास संस्कृति। ये कहाँ पर थी? ये है दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर विकसित हुई थी। अब हम देखेंगे ये इसमें जो आहार इसलिए कहा गया क्योंकि इसका जो पहला स्थल था वो आहार था। ठीक है, इसमें 3 तरीके के स्थल यहाँ पर देखेंगे। आहार नंबर 1, फिर है गिलुंद, फिर देखेंगे वालाथल। आहार, आहार का अगर आप देखेंगे, आहार का प्राचीन नाम है तामवती। ठीक है, इसका मतलब ये होता है तांबे वाली जगह। क्या होता है? तांबे वाली जगह। चूंकि ये संस्कृति बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी, इसको इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं, है ना। आहार कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे है, तो इसलिए बनास संस्कृति भी इसको हम कहते हैं। अब देखेंगे इसका उत्खनन कौन करवाता है? रतन चंद्र अग्रवाल हैं। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल ये इसकी खोज करते हैं और इसका उत्खनन करवाते हैं। यहाँ से मिला क्या क्या है ये ध्यान देना है। यहाँ से मिला है टेराकोटा का एक बैल। टेराकोटा जैसे कि आप जानते हैं टेराकोटा होता है पकी हुई मिट्टी, टेराकोटा का बैल मिला है यहाँ पर, जिसको बनासियन बुल भी कहते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पर काले लाल मृदभांड मिले हैं। काले लाल मृदभांड जो इस संस्कृति की विशेषता है, काले लाल मृदभांड, काले लाल मृदभांड मिले हैं। और इसमें जो सफ़ेद रैखिक बूंदों से इसको सजाया जाता था। ठीक है, और बहुमुखी चूल्हे मिले हैं, चूल्हे मिले हैं। ठीक है, चूल्हे का साक्ष्य मिला है, तावा गलाने का साक्ष्य मिला है। ये मिला है आहार से इतनी चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं गिलुंद की ओर। गिलुंद की ओर, गिलुंद में क्या क्या मिला है? पहला एक चीज देख लेते हैं, इसका उत्खनन कराया था, इसकी खोज की थी बीबी लाल ने। बीबी लाल ने। यहाँ से क्या मिलेगा?
पकी ईंटों का साक्ष्य मिलेगा। ठीक है, प्रस्तर यानी कि पत्थर के प्रस्तर फलक उद्योग मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है टेराकोटा की। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी के वृषभ की मूर्ति, ये यहाँ से मिलेगी। ठीक है, इतनी चीज़ें गिलुंद से मिलेगी। ये भी ध्यान रखना है कि गिलुंद जो है स्थल वो ताम्रपाषाणिक स्थल है ना, ये मैचिंग करने को देता है। ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन पूछेगा ज़्यादातर यही कोशिश करता है मैच कराए वो ये किस संस्कृति का था। समझ रहे नहीं, तो बनास या आहार संस्कृति का। फिर उसके बाद चलते हैं बालाथल, इसकी खोज करते हैं वीएन मिश्रा, है ना, मिश्र या मिश्रा बात एक ही है। यहाँ पर रेड स्लिप वेयर मिलता है यहाँ से। ठीक है, रेड स्लिप वेयर यानी कि लाल लेपदार मृदभांड मिलते हैं। फिर आप देखेंगे योगी का कंकाल मिलता है। फिर 11 कमरों से युक्त एक भवन मिलेगा यहाँ से। ठीक है ना, 11 कमरों से युक्त एक भवन मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कुष्ठ रोग का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ इसकी महत्वपूर्ण है। तो आपने जाना इसमें जैसे आहार या बनास संस्कृति में 3 स्थल थे, आहार और गिलुंद और बालाथल। ठीक है, अब अगला चलते हैं। दो संस्कृति हमने ताम्रपाषाणिक पढ़ ली हैं। अब है तीसरा मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति, जैसा कि आप जान रहे हैं नाम से मालवा संस्कृति के लिए, तो मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश में विकसित हुई थी, मध्य प्रदेश में, और नर्मदा घाटी में विकसित हुई थी। कहाँ? नर्मदा घाटी में। ये हमें ध्यान रखना है। इसके देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, उसको पहले समझ लेते हैं। कुछ जो कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं इसके। देखेंगे माहेश्वर है, एरल है, कायथा है, नागदा है और नबदा टोली है। ठीक है, ये इसके महत्वपूर्ण, इस संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। देखेंगे कायथा जो है, कायथा को कई बार हम देखते हैं कि ये अलग संस्कृति थी, है ना, लेकिन इसको मालवा में ही पढ़ना ज़्यादा उचित है। कायथा देखेंगे तो ये सबसे प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, स्थल है ये कायथा। समझ रहे हैं, कायथा सबसे जो प्राचीन ताम्रपाषाणिक स्थल है। और देखेंगे एरल में क्या होगा, यहाँ से किलाबंदी का साक्ष्य मिलता है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी की एक दीवार थी इस बस्ती में। ठीक है ना, किलाबंदी का साक्ष्य यहाँ से मिलता है एरल से। आप देखेंगे एरन, एक चीज़ आपने देखा होगा भानुगुप्त का एरन अभिलेख, वहाँ पर सती प्रथा का जो है प्राचीनतम जो है साक्ष्य मिलता है, वही एरन है। ठीक है, फिर है नागदा। इसके बारे में समझ लेते हैं कि नागदा क्या था, है ना। नागदा से क्या होगा, हाथी के दांत की बनी
हाथी दांत की बनी हाथी दांत की बनी मानव मूर्ति मिलेगी यहाँ से। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया। अब है नब्दा टोली। नब्दा टोली क्या था? ये यहाँ का स्थल है नब्दा टोली। और यहाँ से देखेंगे आप कि जोरवे संस्कृति में जो टोटीदार बर्तन होते थे, टोटीदार बर्तन है ना, ये मिलता है यहाँ से। और मालवा संस्कृति का ये सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है मालवा संस्कृति का, ध्यान रखना है, ये सबसे बड़ा स्थल है। अब इसको एक एक करके थोड़ा सा हम जान लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है, नब्दा टोली में ही सबसे पहले क्या है, मालवा संस्कृति के मृदभांड मिले हैं। देखेंगे कि मालवा संस्कृति जो हम अभी पढ़ रहे थे, मालवा संस्कृति इसकी कुछ विशेषताएं हैं अपनी। जैसे इस संस्कृति के जो मृदभांड हैं वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर सबसे बेहतरीन मृदभांड जो है मालवा संस्कृति के हैं, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके मृदभांड कैसे हैं? काले व गुलाबी रंग के हैं, है ना, जिस पर क्या है, चित्र बने हुए हैं, काले और गुलाबी रंग के हैं। और एक चीज ध्यान रखेंगे मालवा संस्कृति की कि यहाँ पर जो शव है वो घर में दफनाए जाते थे, हैं, घर में दफनाए जाते थे सबको। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है। अगला चलते हैं। कायथा के बारे में और नब्दा टोली के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें पढ़ना होगा। कायथा संस्कृति, ठीक है, कायथा के बारे में पढ़ेंगे। तो कायथा की जो खोज करते हैं इस स्थल की वो है B.S. बाकणकर, जिन्होंने भीमबेटका की खोज की थी, वही विद्वान इसकी भी खोज करते हैं। और यहाँ से क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा अग्निकांड का साक्ष्य मिलता है यहाँ से। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सबसे प्राचीनतम ताम्रपाषाणिक स्थल है, ये तो पहले बात हो गई थी। ठीक है, और 2 तांबे की यहाँ पर कुल्हाड़ी मिलेंगी, 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है यहाँ से। ठीक है, फिर अब चलते हैं नब्दा टोली, जो इसका एक अन्य स्थल है। इसकी अगर देखेंगे, इसकी खोज करते हैं HD संकालिया महोदय, है ना, और ये नर्मदा नदी के तट पर है। और भारतीय महाद्वीप का देखेंगे ये सबसे बड़ा स्थल है। क्या है? भारतीय महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थल है। इसके अलावा आप देखेंगे मालवा संस्कृति का भी सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से मिलेंगे अग्निवेदिका का साक्ष्य मिलेगा यहाँ से। और जो बर्तन है मृदभांड पर मानव समूह के नृत्य का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इतना हमने समझ लिया। जोधपुर और गणेश्वर संस्कृति समझ ली, आहार और बनास संस्कृति समझ ली, मालवा संस्कृति को हमने समझ लिया। अब अगले जो इसमें है वो है जोरवे संस्कृति, जो महाराष्ट्र की संस्कृति है। ठीक है, इसको हम समझते हैं। अब हम जोरवे संस्कृति के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि जोरवे संस्कृति है ना, जोरवे संस्कृति, इस संस्कृति को प्रकाश में लाने का श्रेय M.N. देशपांडे को जाता है। ठीक है, ये विद्वान हैं
M.N. देशपांडे, इनको ये जाता है श्रेय जोरवे संस्कृति को प्रकाश में लाने का। अब आप देखेंगे जोरवे संस्कृति थी कहाँ पर, ये थी महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में थी या महाराष्ट्र में विकसित हुई थी। इसके कुछ प्रमुख स्थल को समझ लेते हैं। प्रमुख स्थल कौन से थे? प्रमुख स्थल तो देखेंगे जोरवे एक तो स्वयं है, नेवासा है, नेवासा, प्रकाश है इसके जो प्रमुख स्थलों में, प्रकाश। फिर आप देखेंगे इनाम गांव, और एक अन्य स्थल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दाइमाबाद, ठीक है। ये इसके प्रमुख स्थल हैं। कई बार पूछता है, मैचिंग करने को देता है स्थल के बारे में, है ना, तो ये ध्यान रखना। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो दाइमाबाद है ये हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे तो उसका ये दक्षिण स्थल है, ठीक है, लेकिन ये ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो जोरवे संस्कृति है तो ये उत्तर हड़प्पा काल को समकालीन है, समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे इसको जान लेते हैं कि एक एक करके इसकी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो इसकी कॉमन जो इसके विशेषता अगर कहेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सोने के आभूषण मिलते हैं, है ना, पूरी सभ्यता सोने के आभूषण। फिर देखेंगे टोंटीदार बर्तन मिलते हैं, यानी कि आप देखेंगे टोटी कैसे में होगी, पानी वाले जलपात्र, वो मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे समाधान के रूप में, तो समाधान के रूप में क्या होगा, जो वयस्क हैं इनको कब्रों में दफनाया जाएगा। कहाँ पर? कब्रों में दफनाया जाएगा, और ये उत्तर दक्षिण दिशा, यानी कि उत्तर में सिर होगा, दक्षिण में पैर होंगे। और कई बार यही होता था, क्योंकि अगर देखेंगे ये इस जोरवे संस्कृति के समय देखेंगे यहाँ पर कुछ जो मानव है बहुत ज़्यादा लंबे होते थे, तो जब उनको कब्र में दफनाया जाता था तो उनके जो पैर को काट भी दिया जाता था, समझ रहे हैं, ताकि कब्र बहुत ज़्यादा बड़ी ना बनानी पड़े। दूसरा अगर देखेंगे जो बच्चे हैं, बच्चे अगर उनकी मृत्यु होती थी तो उनको कैसे करते थे, उनको किस तरीके से समाधान होता था, तो उनका समाधान होता था कलश समाधान, है ना, कलश समाधान होता था। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगला चलते हैं, इसमें ये बेसिक चीज़ है, इसको बाकी हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। अब इसमें देखेंगे, एक मैं स्थल इसमें लिखाना भूल गया था, चंदौली, है ना, चंदौली भी एक इसका स्थल है। चंदौली से क्या मिला है? दूधिया स्लिप वाले मृदभांड, दूधिया स्लिप वाले मृदभांड मिले हैं, कॉमन चीज हो गई। फिर आप चलेंगे प्रकाश जो मैंने बताया था, यहां से क्या है, शंख का बना तावीज यहाँ से मिला है, ठीक है। फिर अगला चलते हैं, नेवासा से रेशम का साक्ष्य मिलता है। ये ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में रेशम का सबसे प्राचीन अगर साक्ष्य मिलता है, वो सबसे पहले कहाँ से मिलता है? नेवासा से मिलता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये तो हो गए छोटी जो कुछ इनसे संबंधित एक एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बताया। अब विस्तृत अध्ययन करेंगे हम दो स्थलों का, इसके जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें देखेंगे दाइमाबाद, है ना, इसका विस्तार से हमें पढ़ना है। दाइमाबाद को बहुत ही महत्वपूर्ण है दाइमाबाद, जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी स्थल भी था और ताम्रपाषाणिक स्थल भी है, ध्यान रखना है। इसका जो खोज है वो बीपी बोपर्दीकर जो है, बोपर्दीकर नामक विद्वान जो है इसकी खोज करते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर 5 कालखंड मिलते हैं, 5
कालखंड, यानी कि 5 कालखंड की चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, 5 चरण दिखाई देते हैं। पहले देखेंगे आप सावलदा संस्कृति के भी चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। फिर दायमाबाद की खुद जो है वो वाली स्थिति को भी देखते हैं, वहाँ दायमाबाद संस्कृति का चीज़ें मिलती हैं। और ये यहाँ से उत्तर हड़प्पा उसकी भी यहाँ पर साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मालवा और जौरवे संस्कृति, उसके भी यहाँ पर जो है चरण मिलता है, मालवा का भी मिलता है ना। मालवा और जौरवे का स्थल तो है ना। और दायमाबाद खुद एक अपनी एक संस्कृति अपने में, तो 3 तो ये हो गए, बाकी एक सावलदा संस्कृति के। तो यहाँ पर 5 कालखंड मिलते हैं। क्वेश्चन अभी यूपी में पूछा था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है जो उत्तर हड़प्पा, मालवा और जौरवे संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। तो ये दायमाबाद था। ये अभी 2021 वाला जो पीजीटी का अभी एग्जाम हुआ है माध्यमिक वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ से देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। तो देखेंगे एक कांस्य धातु का एक 2 पहिए वाला रथ, जिसे आदमी चला रहा था, है ना, आदमी चला रहा था, इसका साक्ष्य मिलता है। और ये कांसे का है, ध्यान रखना, ये ऐसा स्थल है जहाँ से कांसा बनाना भी ये शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है। कांसे का साक्ष्य मिलता है जो 2 पहिए वाले रथ को चलाता है एक आदमी। इसके अलावा देखेंगे टेराकोटा की बेलनाकार मुहर मिलती है यहाँ से। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ से टेराकोटा हो गया, फिर है किलाबंदी का साक्ष्य मिलता है ना, किलाबंदी का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझना चाहिए। एक तो ये चरण वाला, ये जैसे मैंने बताया ये अभी पूछा गया है, ठीक है। ये हो गया महत्वपूर्ण चीज़ें। अब है इनाम गांव। इनाम गांव जौरवे संस्कृति का ही एक स्थल है। तो यहाँ से देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ से क्या क्या मिलती हैं। ये देखेंगे महाराष्ट्र में जौरवे संस्कृति का, है ना, सबसे बड़ा स्थल है, ये सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कब्र में स्त्री की मूर्ति मिलती है ना, स्त्री की जो कब्र होती थी उसमें स्त्री की मूर्ति मिलती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर एक और बड़ी बात यहाँ पर नजर आती है कि जल संग्रहण के लिए पत्थर का बांध यहाँ पर दिखाई देता है। जल संग्रहण के लिए पत्थर का बांध बनाया जाता था, है ना, उससे जल को रोका जाता था, है ना। और उसके अलावा देखेंगे बर्तन पर बैलगाड़ी, है ना, बैलगाड़ी का चित्र बना मिलता है हमें यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर भी किलेबंदी का हमें साक्ष्य नजर आता है। तो ये तो हो गए जौरवे संस्कृति की बात, ठीक है। ये जो महत्वपूर्ण 4 संस्कृतियां हैं, हालांकि इसके अलावा सावलदा संस्कृति रंगपुर है, बहुत ज़्यादा महत्व की नहीं है, इसलिए मैंने उसको बताया भी नहीं है। अब कुछ और स्थलों की बात करते हैं, वहाँ से भी एक ना एक प्रश्न अवश्य बनता है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए उसको पढ़ाना बहुत ही जरूरी है। अब है पूर्वी भारत के स्थल, जो है पूर्वी भारत, है ना, पूर्वी भारत के ताम्रपाषाणिक स्थल, है ना। पूर्वी भारत के स्थल में कौन कौन से आएगा, तो पहले देख लेते हैं बिहार के। बिहार में कौन से थे, बिहार में जैसे कि मैंने बताया आपको चिरांद है,
सेनुआर है, ताराडीह है, और सोनपुर है। इसके अलावा देखेंगे पश्चिम बंगाल में पांडुराज, ढीवी और महिषदल, ये कुछ पूर्वी भारत के ताम्रपाषाणिक स्थल है। ठीक है, अब देखेंगे गंगा घाटी के स्थल। गंगा घाटी के स्थल कौन कौन से थे? गंगा घाटी के स्थल, ऊपरी गंगा घाटी, गंगा घाटी व गंगा यमुना दोआब के स्थल। ठीक है, इसको भी समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें बहुत जो कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें देखेंगे आप विंध्य क्षेत्र में है, विंध्य क्षेत्र में देखेंगे नरहन है, इमलीडीह है, खैराडीह है, और फिर देखेंगे सौघोरा, ये है। ठीक है, ये कुछ स्थल हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, नरहन जो है स्थल है वो किस सभ्यता का है ना? पाषाण कालिक है, ताम्र पाषाणिक कालिक है, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, कौन सा है? तो नरहन को थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। नरहन देखेंगे गोरखपुर में है ना, गोरखपुर में है ये स्थल। नरहन स्थल इसलिए इसको नरहन संस्कृति भी कहते हैं। यहाँ से क्या क्या मिला है ध्यान रखना है, जैसे कटहल के बीज मिले हैं, सरसों का साक्ष्य मिला है यहाँ पर। ठीक है, और स्तंभ गर्त चूल्हे मिले हैं, स्तंभ गर्त का भी साक्ष्य मिला है, चूल्हे का साक्ष्य मिला है, चूल्हे का साक्ष्य। साथ ही साथ यहाँ पर जो घर बने थे वो मिट्टी और नरकुल जो होता है उसको मिक्स कर कर घर बनाए जाते थे। ठीक है, ये आपने समझ लिया है। मैंने ये भी बता दिया इसमें इस संस्कृति के कौन कौन से जो है मृत भांड थे, जैसे कालेलाल मृत भांड और गैरिक मृत भांड। ठीक है, अब आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना दोआब, चूंकि यहाँ से बहुत सारे ताम्रपाषाणिक निधियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ से क्या है, उत्तर प्रदेश का गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ से बहुत तरह की जो ताम्रपाषाणिक निधियाँ मिलती हैं हमें, है ना, कॉपर हॉर्ट्स मिलते हैं। तो इसलिए इस गंगा यमुना दोआब को ताम्रपाषाणिक संस्कृति का केंद्र स्थल कहा गया है। ये हमें ध्यान रखना है, कई बार ये हो सकता है पूछ ले इस तरीके से, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो आपने समझ लिया कैलकोलिथिक कल्चर में क्या क्या विशेषताएं थी, ग्रामीण संस्कृति है ना, और मैंने बताया कि यहाँ पर सबसे पहले ग्रामीण समुदाय का गठन इसी संस्कृति में हमें दिखाई देता है। बाकी और भी जो इससे महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने बता दी कि भाई तांबा और पत्थर का यूज़ होता था यहाँ पर। तो ये कुछ मोटी मोटी ये विशेषताएं हैं, कुछ विशेष विशेषताएं हैं। इसके अलावा मैंने 4 संस्कृतियों के बारे में डिस्कशन कर लिया। आहार संस्कृति है, जोधपुरा और गणेश्वर संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, जौरवे संस्कृति है। बाकी पूर्वी भारत के कुछ स्थल हैं, वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछता है, और ऊपरी गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब के जो स्थल हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन पीजीटी में एक बार आया है, नरहन वाला, है ना। और ये अगर आप देखेंगे यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक है, क्वेश्चन पेपर जिसमें दिए गए हैं उसमें गलत दिया हुआ है उसका आंसर। ठीक है, ये नरहन जो है ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो आज के लिए इतना ही। अगला जो अगर हम देखेंगे, अगली जो हमारा जो लेक्चर रहेगा वो सिंधु घाटी सभ्यता पर रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।